हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम और अर्जन के दूसरे पार्ट के बारे में। पिछले पार्ट में हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम जानेंगे भाषा के रूप, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि मातृभाषा के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं, फिर द्वितीय भाषा कौन सी होती है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा त्रिभाषा सूत्र क्या होता है और फिर अर्जन किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं। फिर सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में, जिन्होंने भाषा के संदर्भ में अपने क्या क्या विचार दिए हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखें। आशा करते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम हिंदी पेडागोजी के 15 के 15 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के रूप में सबसे पहले बात करते हैं मातृभाषा के बारे में। इसका दूसरा नाम होता है घर की भाषा या फर्स्ट लैंग्वेज कह ले, या फिर बोली, यानी कि मातृभाषा हमारी माँ के द्वारा जो हमें सिखाई जाए ये भी कह सकते हैं, या फिर जो हमारे घर पर बोली जाती है वो भी हमारी मातृभाषा कहलाती है। हमारी पहली लैंग्वेज यानी कि पहली भाषा जो हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा कहलाती है, या फिर जो हम बोलते हैं नॉर्मली वो भी हमारी मातृभाषा के अंतर्गत ही आती है। तो मातृभाषा आप समझ गए होंगे कि हमारे माता के द्वारा सिखाई गई या घर की भाषा ही हमारी मातृभाषा आती है। उसके बाद बात करते हैं प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रदेश की भाषा जो हमारी होती है वही हमारी प्रादेशिक भाषा कहलाती है। नाम से ही ऐसा स्पष्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा भी हम में भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ना कि हिंदी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ की भाषा हिंदी होगी। तो उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी, हरियाणा की भी हिंदी, और पंजाब की पंजाबी और मध्य प्रदेश की हिंदी। तो आशा करते हैं प्रादेशिक भाषा आपको समझ में आया होगा। अब प्रादेशिक भाषा के पॉइंट जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो प्रादेशिक भाषा स्वयं की लिपि होती है, अर्थात प्रादेशिक भाषा की जो लिपि होती है वो स्वयं की होती है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा की होती है। हिंदी की हमारी लिपि होती है देवनागरी। यहाँ से भी हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। फिर अगला पॉइंट है व्याकरण और शब्दकोश। तो जो हमारी प्रादेशिक भाषा होती है उसका व्याकरण भी होता है और शब्दकोश भी होता है, हमें ये बात भी याद रखनी है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। संविधान की 8 अनुसूचियों में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान में हमारी 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब एक एक करके जानते हैं 22 भाषाओं के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला पंजाबी, दूसरा उर्दू, तीसरा तेलुगु, चौथा मणिपुरी, पांचवा गुजराती, छठा बोडो, ये भी हमारी भाषा होती है, बोडो भाषा होती है। तो आपको याद रखना है, कहीं आप लोग सोचिए ये भाषा नहीं होता। ऑप्शन में यहीं से एक क्वेश्चन आया था कि प्रादेशिक भाषाओं में कौन सी भाषा है। 3 ऑप्शन गलत थे और चौथे ऑप्शन में बोडो दिया गया था। तो आपको पढ़ के जाने हैं 22 के 22 नाम। 7वें नंबर पे मराठी, 8वें पे सिंधी, 9वें पे बांग्ला, 10वें पर हिंदी, 11वें पर नेपाली, फिर असमिया, फिर कश्मीरी, डोंगरी, कन्नड़, मलयालम, मैथिली, संथाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल और कोंकणी, ये हमारी 22 भाषाओं के नाम होते हैं। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, या फिर आप जब नोट्स बनाते हो तो नोट्स में इन 22 भाषाओं को अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं। तो उत्तर होगा 22 भाषाएं, और 22 में से किसी का भी नाम देकर आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है।
फिर इसके बाद बात करते हैं राजभाषा के बारे में। तो क्या होती है राजभाषा, आइए जानते हैं। राजभाषा होती है हमारी राज्य की भाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी, जिसकी लिपि देवनागरी है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। और राजभाषा कब गठित हुई ये हमारे राज्य की, तो 14 सितंबर 1949 को ये हमारी राजभाषा बनी। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 343 के पैराग्राफ 1 में इसका वर्णन भी है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में हिंदी के राजभाषा होने का वर्णन है, तो अनुच्छेद 343 का पैरा 1। तो राजभाषा में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर राजभाषा से आपसे क्वेश्चन आएगा तो इसी में से पूछ लिया जाएगा। यही 2 लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं। राजभाषा के बाद हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। तो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो देश की वह भाषा जिसको बोलने वाले 2/3% हो और समझने वाले 3/4% हो। कोई भी भाषा हो किसी भी देश की, अगर उसको राष्ट्रभाषा बनाना है तो उसे बोलने वाले 2/3% हो और समझने वाले 3/4% हो, तो वो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है वो भाषा। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का दुर्भाग्य है ये कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। एक बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग भी हुई थी, तो साउथ एरिया में दंगे हो गए थे। तो इसलिए हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा हमारी हिंदी है। तो उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रभाषा के बाद मातृभाषा के बारे में। डिटेल से जानते हैं कि मातृभाषा क्या होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। बालक घर परिवार से सीखकर विद्यालय आते हैं, स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, अर्थात उनके स्वभाव में जो भी भाषा सीखने के अर्जन करने के गुण होते हैं वो मातृभाषा सीख लेते हैं अपने घर परिवार से जो सीखते हैं। मातृभाषा के शिक्षण उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं। फिर है हमारा अगला पॉइंट, बालक की मानसिक एवं भावात्मक रचना का आधार एवं साधन होती है। तो बच्चे के जो मन में विचार होते हैं और जो भावनाएं होती हैं वो अपनी मातृभाषा में ही विद्यालय आकर व्यक्त करता है। उसे दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, जो वो घर पे सीख के आता है उसी लैंग्वेज में वो आकर विद्यालय में उसी भाषा में अपने विचारों को और भावों को प्रकट करता है। प्रारंभिक स्तर के बाद साहित्य शिक्षण आरंभ हो जाता है। तो मातृभाषा में प्रारंभिक स्तर के बाद साहित्य शिक्षण आरंभ हो जाता है। फिर इसके बाद है भाषा एवं साहित्य तथा समीक्षा का ज्ञान भी कराया जाता है। मातृभाषा के अंतर्गत साहित्य और समीक्षा का भी ज्ञान कराया जाता है। किसके अंतर्गत? मातृभाषा के अंतर्गत। फिर हमारी आती है द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ते हैं जल्दी जल्दी इसके भी पॉइंट। बालक विद्यालय में सीखना आरंभ करता है, यानी कि ये वो भाषा होती है जो बालक विद्यालय में सीखता है। कोई सी भी भाषा हो, जैसे मान लीजिए कि हिंदी बच्चा घर से सीख कर आ रहा है और स्कूल में आकर उसने अंग्रेजी सीखना प्रारंभ किया, तो वो उसकी द्वितीय भाषा कहलाएगी। जो भी उसने स्कूल में सीखी हुई होगी भाषा, वो उसकी द्वितीय भाषा कहलाएगी। विशेष प्रयत्न किए जाते हैं, तो ये द्वितीय भाषा सिखाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य सामान्यतः भाषा के 4 कौशलों तक सीमित रहता है। यानी कि जो हमारी मातृभाषा थी उसका शिक्षण का उद्देश्य तो बहुत व्यापक था, लेकिन ये जो द्वितीय भाषा होगी इसका शिक्षण का उद्देश्य केवल भाषा के 4 कौशलों तक सीमित रहता है। तो भाषा के 4 कौशल कौन से होते हैं? एक होता है सुनना, बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। ये 4 हमारे भाषा के कौशल होते हैं। तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है हमारी जो द्वितीय भाषा होती है। फिर अगला पॉइंट है, इसका पाठ्यक्रम इतना विस्तृत नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे को हमें सिखाना है तो कम ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसे सिखाना होगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पाठ्यक्रम कर देंगे तो बच्चा वैसे ही नहीं सीख पाएगा, और जो कुछ वो सीखना चाहता भी होगा तो उसका ध्यान हट जाएगा और वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो
शिक्षक को भाषाई कौशल एवं भाषा गठन पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। अगला पॉइंट, तो द्वितीय भाषा को सिखाने के लिए शिक्षक को भाषाई कौशल पर और भाषा के गठन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है त्रिभाषा सूत्र के बारे में। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र, इसकी संकल्पना दी थी कोठारी आयोग, जो कि बना था 1964 और 1966 में। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है लागू। तो ये त्रिभाषा सूत्र लागू कब से हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जब हमारी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब यह लागू हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। अब इसके अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कौन कौन सी 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र में हमें कहा गया कि बच्चे को जो 3 भाषाएं सिखानी हो उसमें से पहली भाषा होनी चाहिए बच्चे की मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। जैसे कि हम हिंदी हमारे यहाँ की क्षेत्र की हिंदी भाषा है, तो हमें पहली भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी है मान लेते हैं। फिर उसके बाद करते हैं सेकंड लैंग्वेज की बात। तो सेकंड लैंग्वेज जैसे हमने हिंदी सीखी है तो हमें अंग्रेजी सिखाई जाए सेकंड लैंग्वेज। तो पहली हमारी हो गई मातृभाषा जो कि हिंदी थी, फिर सेकंड हो गई अंग्रेजी। अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो थर्ड लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो ना कि पहले और ना दूसरे में सिखाई गई हो, कोई अन्य ही भाषा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों ने अगर पहले इंग्लिश सीखी, फर्स्ट लैंग्वेज उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी, दूसरे में उन्होंने हिंदी सीखी, तो तीसरे में वो इन दोनों को छोड़कर कुछ और ही भाषा सीखनी होगी। मान लीजिए तीसरी भाषा उन्हें उर्दू पढ़ाई जाए। तो ये होता है हमारा त्रिभाषा सूत्र कि मातृभाषा हमारी पहली, दूसरी भाषा जो भी अंग्रेजी हो या हिंदी जो भी बच्चा सीखना चाहे, और तीसरी होगी इन दोनों से अलग, ना कि पहले में हो और ना ही वो दूसरे में हो। तो त्रिभाषा सूत्र आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसकी संकल्पना दी थी कोठारी आयोग और लागू हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। इसके बाद बात करते हैं कि अर्जन क्या होता है, अर्जन के अंतर्गत क्या क्या होता है और अर्जन कहते किसे हैं। तो अर्जन हमारा बिना किसी संस्थागत तरीके से सीख लेते हैं। सीधी सी बात है, हम घर पे सीखते हैं, कोई नियम कानून नहीं होते, जैसे भी हम अर्जित करते हैं भाषा को बिना किसी संस्था के, कहीं भी जाए अपने परिवेश में घर पे ही रहकर सीख लेते हैं। सहजता एवं पर्यावरण से सीखते हैं। यही बात हो गई कि जो घर पे हमारे वातावरण या पर्यावरण जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही सीख लेते हैं। यह एक अचेतन प्रक्रिया है। फिर अगला पॉइंट है प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। मातृभाषा से संबंधित है, क्योंकि हम घर पे रहकर सीखते हैं तो हमारी मातृभाषा से जाहिर सी बात है संबंधित ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भाषा अर्जित की जाती है, यह हमें विरासत में नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाषा उन्हें विरासत में मिली है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। भाषा को अर्जित किया जाता है, वो हमें किसी के द्वारा हम अर्जित करते हैं, ना कि हमें मिलती है वो। अब बात करते हैं अधिगम। लर्निंग क्या है? तो लर्निंग है हमारी एक संस्थागत प्रक्रिया। जैसे विद्यालय में हमें पूरा सिखाया जाता है, नियम कानून सिखाने के लिए शिक्षक भी होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो वो हमारा लर्निंग कहलाता है, जो एक संस्थागत प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। और अर्जन जो होता है तो उसमें बिना किसी संस्था के हम घर पर ही सीख लेते हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा। समृद्ध भाषिक परिवेश देने की कोशिश। तो इस पॉइंट का मतलब है कि हमें जो सिखाया जाता है, जो हमारी लर्निंग होती है, उसमें हमें बिल्कुल वही परिवेश दिया जाता है जिससे हम उसको सीख पाएँ। फिर अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के बारे में, जिन्होंने भाषा को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो मनोवैज्ञानिकों की बात और जीन पियाजे साहब ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जीन पियाजे ने कहा संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा का विकास होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात ये हमेशा करते हैं, तो इन्होंने भाषा को लेकर भी यही बोला कि भाषा का विकास तब होता है जब बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास हो जाता है।
फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, अहम केंद्रित वाक्य करता है क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होता। तो इन्होंने ये कहा कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता है, इसी कारण वह अहम केंद्रित वाक्य करता रहता है, जिसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब पियाजे के बाद हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो इन्होंने क्या कहा भाषा के बारे में, आइए जानते हैं। इन्होंने कहा सामाजिक अंतःप्रक्रिया, मतलब जो भाषा हमारी होती है वो सामाजिक अंतःप्रक्रिया होती है। समाज से कांटेक्ट में रहकर हम भाषा को सीखते हैं। पॉइंट क्या क्या थे, आइए जानते हैं। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। फिर दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो वहाँ अहम केंद्रित वाक्य की बात हुई जो 2 से 6 साल के बच्चे करते हैं, और लेव वाइगोत्स्की ने उसे निजी भाषा बोल दिया। तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं जो बच्चा खुद से बातें करता रहता है वो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। फिर इन सब के बाद बात करते हैं हम अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक थे जो, जिनका नाम है नॉम चॉम्स्की। ये क्या कहते हैं, आइए जानते हैं भाषा के बारे में। इनका कहना है भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। तो इन्होंने कहा कि बच्चा जो भाषा को अर्जित करता है वो उसके जन्म से ही उसमें होती है। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है जिसे लैड कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चॉम्स्की का, कि इन्होंने बताया था कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जन्मजात शक्ति होती है कि वह भाषा को सीख ले, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इसको उन्होंने नाम दिया था लैड का। अब हम जानते हैं लैड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो लैड की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, यानी कि हिंदी में कहें तो भाषा अर्जन यंत्र। तो अब आप लोग ये मत समझ लेना कि हमारे दिमाग में कुछ फिट होता है चिप वगैरह, ये कुछ नहीं होता। इन्होंने जो हम सीखते हैं, जो हमारे जन्म से हमें शक्ति प्रदान होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, उसे इन्होंने लैड का नाम दिया है। फिर जानते हैं अगला पॉइंट, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध हैं जिसे समझने में लैड हमारी सहायता करता है। तो इनका कहना था कि जितनी भी भाषाएं होती हैं वो व्याकरण से संबंधित होती हैं, और व्याकरण को समझने में हमें मदद करता है लैड, यानी कि भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की हमारी पहली क्लास अधिगम और अर्जन यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको और अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी लेकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। और फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।